स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को आइडेंटिफाई करते हो, गोल्स को आइडेंटिफाई करते हो और स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करते हो कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, स्ट्रेटजीज क्या हैं और उसके गोल्स क्या है। मिशन क्या होता है? व्हाट इज मिशन? लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। व्हाट इज मिशन? मिशन इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, ये अगर आपने जानना है तो आपको उसकी मिशन स्टेटमेंट पढ़नी होगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस, उसके वजूद का पर्पस डिफाइन करता है उसका मिशन। तो सबसे पहले उसका मिशन क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है और उसके गोल्स क्या है। आपको जब भी आपने प्लानिंग करनी होती है तो यू शुड नो कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करके ही आप प्लान बनाते हो। उसके बाद एक नया वर्ड आपके लिए आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। SWOT, स्वॉट एनालिसिस। ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, उसके रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर जो सर्विस या प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस है, ये सारे उसके इंटरनल सोर्सेज हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं, जैसे कंपटीशन है, कस्टमर है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स हैं और कोई इस तरह की बाहर जो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो स्ट्रैटेजी बनाते हुए जब आपने ये देख लिया कि मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, तो अगला स्टेप है कि स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर इंटरनल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल। तो चार फैक्टर्स हैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। जब आप प्रोसेस शुरू करते हैं मिशन देखने के बाद, तो चार फैक्टर्स आपने देखने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। अब जो बाहर वाले दो एलिमेंट हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, opportunity is related to the consumer, opportunity is related to your existing consumers and potential consumer, और थ्रेट जो कि बाहर है, दैट इज रिलेटेड टू योर करंट कंपटीशन एंड पोटेंशियल कंपटीशन। समझ आइए इस बात की कि बाहर जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो थ्रेट वाला एलिमेंट है वो आपके जो मौजूदा कंपटीशन है उससे रेलिवेंट होता है, और जो फ्यूचर में कंपटीशन आ सकता है उससे रेलिवेंट होता है। और जो इंटरनल है, दैट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और आपकी जो वीकनेस है, इसको आपने अपने लिए थ्रेट नहीं बनने देना। स्वॉट जब आप करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीकनेस है, इसको थ्रेट ना बना लिया जाए। थ्रेट कौन बनाता है आपका? कौन बनाता है? थ्रेट इज, दोबारा कह रहा हूं, थ्रेट इज रेलेवेंट टू योर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कंपटीशन, और अपॉर्चुनिटीज आर रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। बाहर वाली जो चीजें हैं वो किन के बारे में होती हैं, किन को डिफाइन करती हैं? योर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर एंड योर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कंपटीशन। ये बाहर वाली दो चीजें हैं। जो अंदर दो चीजें हैं, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, उसमें जो पहली गाइडलाइन है वो ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपकी वीकनेसेस हैं ये थ्रेट्स में कन्वर्ट ना हो जाएं। कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कोई ऐसी वीकनेस थी जिसको आपके कंपटीशन ने एक्सप्लॉयट करके उससे गेन हासिल किया। ऑन द अदर हैंड, जो वीकनेस है आपकी, उसको तो कंपटीशन से आपने बचा के रखना है, और जो दूसरा आपकी स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, इसको आपने लिंक करना है विद द अपॉर्चुनिटी जो बाहर एग्जिस्ट करती है। इस जो नेटवर्क है ना, इसको आपने समझना है कि इन चारों फैक्टर्स का
स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का कनेक्शन क्या है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कंपटीशन और कस्टमर्स के साथ इसका लिंक क्या है। समझ आ गई है इस बात की कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले जो फैक्टर्स हैं उसको आपने प्रोटेक्ट ऐसे करना है कि आपकी वीकनेस को आपका कंपटीशन एक्सप्लॉइट ना करे और आपके लिए थ्रेट ना बना दे, और जो आपका स्ट्रेंथ है इसको आपने कनेक्ट करना है विद द अपॉर्चुनिटी दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ये कर लेंगे तो ये आपका स्वॉट एनालिसिस हो गया। ये मतलब इसके ऊपर भी शायद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कोर्स में 4 से 5 सेशंस लगते हैं जब आपको स्वॉट एनालिसिस करके डिफरेंट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के साथ एक्चुअल कंपनीज के अंदर स्वॉट कैसे किया जाता है इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। फॉर नाउ आपको सिर्फ इन चारों फैक्टर्स का पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, कि आपकी जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ नहीं बननी चाहिए, सॉरी जो आपकी वीकनेस है वो आपकी थ्रेट नहीं बननी चाहिए। और थ्रेट कौन बनाता है? कंपटीशन। कौन कौन सा? एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल। और अपॉर्चुनिटी किससे रेलेवेंट होती है? अपॉर्चुनिटी वो बाद की बात है, पहले किसके बारे में होती है? कस्टमर्स के बारे में, मौजूदा और पोटेंशियल। और इसको आपने लिंक करना है विद योर स्ट्रेंथ जब आप इसका नेटवर्क बनाएंगे। उसके बाद आप इस एनालिसिस करने के बाद अपने मिशन को, गोल्स को, स्ट्रेटजीज को देखने के बाद अब आप अगले स्टेज पे आते हैं जब आपने स्वॉट के बाद फॉर्मुलेट करनी है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी अब आपने बनानी है, मिशन का भी पता चल गया, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी का भी पता चल गया, गोल्स का भी पता चल गया, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का भी पता चल गया। तो अब आपके पास एक क्लियर पिक्चर है कि इस वक्त हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको कैसे हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, कंपटीशन हमारे बारे में क्या सोचता है, कस्टमर हमारे बारे में क्या सोचता है, और हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी को फार्मूलेट करना है। तो अगला स्टेप इज यू फार्मूलेट द स्ट्रेटजी, और उसके बाद आप इंप्लीमेंट कर देते हैं स्ट्रेटजी को, और उसके बाद रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है। ये जो इवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट्स है ये मैनेजमेंट के तमाम फंक्शंस का एक इंटेग्रल पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में हर जो इनिशिएटिव होगा, हर स्ट्रेटजी को आपने इवेल्युएट जरूर करना है। और ये समझ लें कि एक यूनिवर्सल लॉ है कि हर चीज को इवेल्युएट किया जाता है। हो सकता है कि आपको फील ना होता हो, लेकिन आपके हर एक्शन को इवेल्युएट किया जाता है। अब आप पढ़ने आए हैं तो आपको इवेल्युएट किया जाएगा सेमेस्टर के एंड के ऊपर। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस भी जो इंटरवेंशन करती हैं, जो इनिशिएटिव्स लेती हैं, उनको इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने क्या सोच के, किस विजन के साथ ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की थी और अब उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो प्रोसेस इज 6-step process that encompasses strategic planning, implementation and evaluation. encompasses क्या होता है? What is encompasses? encompasses is मुश्तमिल होना, किसी चीज से मिल के बनना। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये 6 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है, उनसे मिल के बना है, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है। स्टेप 1 इज आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। पहला पार्ट, जैसे हमने पहले बात की। और मिशन के बारे में, मिशन इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, उस पर्पस को मिशन कहा जाता है। उस मिशन को हासिल करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है, दैट इज विजन स्टेटमेंट। और किन असूलों के तहत उस मिशन को हासिल किया जाएगा, ये वैल्यूज के अंदर होता है। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि आप ये खुद करके आइएगा कि किसी भी कंपनी की जो मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट और वैल्यूज को इस तरह से कोलैबोरेट करके देखें कि क्या आपको पता चलता है उसके मिशन को पढ़ने से कि इसका मकसद क्या है। उस मकसद को हासिल करने के लिए जो विजन स्टेटमेंट बनाई हुई है, क्या उससे पता चलता है कि विजन का क्या लिंक है विद द मिशन स्टेटमेंट, और क्या वैल्यूज पढ़ के आपको वो बुनियादी असूल समझ आते हैं कि किन असूलों के ऊपर अमल करके ये मिशन और विजन हासिल किया जाएगा। अच्छा, अब
कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? जब भी मिशन स्टेटमेंट आपने बनानी है या पढ़नी है, तो ये कुछ कैसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी बुनियाद बना के आप किसी भी कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं, या उसमें से ये वाले कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। किसी भी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट के ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं, सारे नहीं होते इसमें से, हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है सारे हो सकता है मल्टीपल हो। तो पहला कंपोनेंट इज कस्टमर, कि आपके कस्टमर्स कौन है। ज़ाहिर है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का मकसद इज प्रॉफिट कमाना, मकसद इज बिजनेस, तो बिजनेस और प्रॉफिट आप कहाँ से कमाते हैं? कस्टमर्स। फिर मार्केट कौन सी है? दूसरा कंपोनेंट ये हो सकता है जिससे आप अपना मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, दैट इज योर मार्केट। फिर आपका जो कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है? कंसर्न का मतलब है कि आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे हासिल करनी है। इन अदर वर्ड्स आपका बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल की रिफ्लेक्शन आपकी मिशन स्टेटमेंट में होनी चाहिए। फिलॉसफी क्या है? क्या बिलीव्स हैं उस कंपनी की? क्या कोई एथिकल प्रायोरिटीज हैं या नहीं है? एथिकल प्रायोरिटीज क्या होती हैं? एथिकल इज, व्हाट इज एथिक्स? इखलाकियात, कि कुछ अखलाकी अकदार को मद्देनजर रखा जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होता है इसका कि आप जिस मार्केट से पैसा कमा रहे हो उस मार्केट के ऊपर वापस कुछ लगाओ। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बाय लॉ तमाम कंपनीज को करना पड़ता है। अब नेस्ले तो यहाँ से सारा पैसा कमा के वापस ले जाता है स्विट्जरलैंड, कोक और पेप्सी अमेरिका ले जाते हैं, तो उनके ऊपर बाय लॉ ये कंपल्शन है कि जिस मार्केट से पैसा कमाया है कुछ वापस वहाँ पे लगाओ। अच्छे इदारों के अंदर, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पेप्सी, कोक, नेस्ले, इवन कर्शी, इनके स्कॉलरशिप्स होते हैं कि पेप्सी, कोक, नेस्ले, कर्शी कहेगा कि आप 5 बच्चे इंडक्ट कर लें जो फीस नहीं दे सकते, आप उनका केस बनाएं, इसकी फीस हम पे करेंगे, वो बच्चा फ्री पढ़ेगा वहाँ। वो क्यों किया जाता है? अच्छे इदारों में होता है। तो ये क्या है कि आप जिस मार्केट से कमा रहे हो वहाँ पे पे बैक करो, वहाँ पे वापस जाओ। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, लाहौर के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप हर दूसरी ईंट के ऊपर देख सकते हो कि किसी बंदे का नाम लिखा होगा कि ये फलां बंदे ने डोनेट किया, ये क्लासरूम फलां कंपनी ने बनाया है, ये कैंटीन की बिल्डिंग है 500 लोग बैठ सकते हैं, ये फलां कंपनी ने बनाई है। वो क्यों बनाते हैं? पहला क्राइटेरिया तो इदारा अच्छा होना चाहिए, दूसरा कि ये दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ऑर्बिट, आप लोगों ने भी इस बात को हमेशा याद रखना है। अब पता नहीं बाकी ऑर्बिट में लोगों को कहा जाता है या नहीं कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। आपकी और इस इदारे की जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, दैट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग। जिस इदारे का मैंने पहले जिक्र किया है उसके सबसे जो बड़े डोनर्स हैं वो उसके स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं। क्लास ऑफ, जैसे अब आपका, आपने ग्रेजुएट किस साल में करना है? 2025, तो आप हैं क्लास ऑफ 2025। तो क्लास ऑफ 2025 एक कम्युनिटी बन गई, ये एक कंपनीज के अंदर काम करना शुरू कर दे, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल तक चले गए। इन्होंने फिर मिल के फैसला किया कि हम अपने ऑर्बिट के अंदर एक क्लासरूम बना देते हैं, हम ऑर्बिट को अपनी कंपनी के एक दिन की प्रॉफिट का 1% दे देते हैं जब आप इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे जाओगे। तो एक एलिमेंट, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रस्ट बेस्ड इदारा है, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे चलते हैं वो इस तरह चलते हैं कि अपने जो एलुमनाइज हैं वो वापस कंट्रीब्यूट करते हैं। खैर बात कहीं और चली गई। तो कुछ अखलाकी अकदार होती हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन एथिकल कंसिडरेशन, कि आपने जिस मार्केट से कमाया है उसके अंदर वापस इन्वेस्ट भी करो, वापस कुछ पे बैक भी करो उसको। कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, कि आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जो कि इन्वायरमेंट के लिए, उस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो। जैसे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं ये आबादी से बाहर लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ से पोल्यूशन निकलती है। प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है आपकी?
ये भी आपके मिशन स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट हो सकता है। टेक्नोलॉजी क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी की कोर कंपिटेंस क्या है। कोर कंपिटेंस के ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे कि कोर कंपिटेंस क्या होती है और कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है। और फिर कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कंसर्न है या नहीं है। ये तमाम कंपोनेंट्स मिल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सारों का होना ज़रूरी नहीं है, किसी एक की बुनियाद के ऊपर भी आप अपनी मिशन स्टेटमेंट बना सकते हो। दूसरा स्टेप इज डूइंग द एक्सटर्नल एनालिसिस। और एक्सटर्नल में मैंने कहा था कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स होते हैं। एक्सटर्नल बाहर, अपॉर्चुनिटीज आर पॉजिटिव ट्रेंड्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे पॉजिटिव ट्रेंड्स जो कि बाहर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। और ये किन के बारे में होती हैं, कस्टमर के बारे में। और थ्रेट्स आर नेगेटिव ट्रेंड्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये कंपटीशन के बारे में होते हैं। और स्टेप 3 इज डूइंग द इंटरनल एनालिसिस। दिस इज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ जो होती है उसका इंटरनल एनालिसिस में आप करते क्या है। सबसे पहले आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या है। Resources are assets that used to develop, manufacture and deliver the product to the customer. Resources क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वो फिजिकल रिसोर्सेज जिनसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। उसके बाद कैपेबिलिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, स्किल्स एंड एबिलिटीज इन डूइंग द वर्क एक्टिविटीज नीडेड इन इट्स बिजनेस। This is capability. Core competence is an organization major value creating capability that determines its competitive advantage. Resources physical होते हैं जिनसे प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जाती है, ठीक है। लैपटॉप इज अ रिसोर्स। इसके ऊपर क्या आएगा, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी इज कि मैं इस लैपटॉप को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूं, दिस इज माय कैपेबिलिटी। और कोर कंपिटेंस क्या है कि इस लैपटॉप को इस्तेमाल करके मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाता हूं जो कि और कोई नहीं बना सकता। तो दिस इज रिसोर्स। मेरी कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ स्किल इज कैपेबिलिटी। और अगर उस कैपेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर मैं ऐसी कोर कंपिटेंस बना देता हूं जो कि मुझे कंपटीशन से अहेड ले जाती है, कंपटीशन से आगे ले जाती है, उसको कोर कंपिटेंस कहा जाएगा। और कोर कंपिटेंस की बुनियाद होती है कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है जी। कंपेटिटिव एडवांटेज, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे ये क्या होता है। और उसके बाद स्ट्रेंथ इज एनी एक्टिविटी दैट ऑर्गेनाइजेशन डज वेल विद इट्स यूनिक रिसोर्सेज। स्ट्रेंथ इज कि आपकी ऐसी स्ट्रेंथ जो कि आप यूनिकली परफॉर्म करते हो कंपटीशन से बेहतर। और वीकनेस इज एक्टिविटी दैट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डू वेल और रिसोर्सेज इट नीड्स बट डू नॉट पोजेस। वीकनेस क्या होती है कि ऐसी एक्टिविटी जो आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते, या कोई ऐसा रिसोर्स जो आपके पास होना चाहिए और आपके पास नहीं होता। आज जैसे हमारे साथ हुआ कि हमारा वो वीकनेस थी कि क्लास शुरू हो गई, हमारा मल्टीमीडिया नहीं चल रहा। तो एक ऐसा रिसोर्स जो कि किसी भी क्लासरूम का एक इंटेग्रल पार्ट है वो मिसिंग था। या अगर क्लासरूम में मल्टीमीडिया भी चल पड़ा है, जो पढ़ाने वाला है उसको पढ़ाना नहीं आता, तो क्या है कि या तो रिसोर्स ही नहीं है, या रिसोर्स तो है लेकिन उस रिसोर्स को इस्तेमाल करके जो चीज़ डिलीवर होनी चाहिए थी वो नहीं की जा सकती। तो इंटरनल एनालिसिस में आप ये सारी चीज़ें चार्ट डाउन करते हो। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, कोर कंपिटेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी है वो पहले तीनों है कि रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी और कोर कंपिटेंस अमूमन मिक्स हो जाते हैं। तो आपने याद ऐसे रखना कि रिसोर्सेज आर फिजिकल, कैपेबिलिटीज आर स्किल बेस्ड, कि उन रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल कैसे करते हो। और कोर कंपिटेंसेज कि आप इतना अच्छा करते हो कि आपका कंपटीशन वैसा नहीं कर सकता। एक ऐसा टीचर है, ए ओ लेवल में अमूमन ऐसे होता है कि जो ए ओ लेवल के बच्चे होते हैं वो जो अकेडमीज ज्वाइन करते हैं वो अकेडमी की वजह से नहीं करते, वो उस टीचर की वजह से ज्वाइन करते हैं कि फ़लाँ टीचर आजकल फ़लाँ अकेडमी में पढ़ा रहा है तो मैंने वहाँ जाना है।
तो दैट इज द कोर कंपिटेंस, जिसकी वजह से आप अहेड ऑफ द कंपटीशन होते हो. दिस इज SWOT एनालिसिस, एंड एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. और द स्टेप 4 इज फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज. उसके बाद आप स्ट्रेटजी बना लेते हो, क्योंकि अब आपके पास आपका मिशन पता है, आपको एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, मिशन पता है, गोल्स पता है, स्ट्रेटजीज पता है. उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, कोर कंपिटेंस ये लिख लिए. ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज लिखने के बाद अब आपने बाहर देखा कि थ्रेट कौन सा है, अपॉर्चुनिटी कौन सी है. तो अब ये तमाम फैक्टर्स जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए इंटेग्रल पार्ट हैं, जो कि ज़रूरी हैं, वो आपके पास आ गए. अब इसके बाद आपने स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लिया, स्ट्रेटजी बना ली, उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ द फिफ्थ पार्ट. कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसके बाद आपने इवेलुएट करना है कि जो हमने इंटरवेंशन की है क्या उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं या नहीं आए. इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, बहुत चैलेंजिंग पार्ट भी है, बहुत ट्रिकी पार्ट भी है, कि सम टाइम पता नहीं चलता कि हमने जो इस वक्त रिजल्ट्स हासिल किए हैं इसके पीछे कौन सी स्ट्रेटजी कार फरमा है. बहुत पहले किसी क्लास में मैंने कहा था कि एक होती है पाथ डिपेंडेबिलिटी, और दूसरा होता है रिसोर्स में सोर्स एम्बिग्विटी. ये दो कॉन्सेप्ट हैं. स्ट्रेटजी बनाते हुए ये दो मसाइल हमेशा रहते हैं जब इवैल्यूएशन की बात होती है, पाथ डिपेंडेबिलिटी और सोर्स एम्बिग्विटी. पाथ डिपेंडेबिलिटी ये होती है कि आपने एक दफ़ा एक काम एक तरीके से किया, आपको लगा मैंने सही कर लिया है, तो अब आप पाथ डिपेंडेबल हो गए, उस रास्ते को आपने समझा कि दिस इज़ द बेस्ट रूट, अब मैंने हमेशा यही स्ट्रेटजी बनानी है. आप पाथ डिपेंडेबल हो गए. और फिर हमने उस क्लास में बहुत सारी एग्जाम्पल से ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये गलत काम है. इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, नोकिया, कोडैक, ये सारे फेल सिर्फ इसी वजह से हुए कि उन्होंने उस पाथ को नहीं छोड़ा जिसकी वजह से एक दफ़ा उनको सक्सेस मिल गई थी. एंड द सेकंड की कॉन्सेप्ट वाइल इवेल्युएशन इज कॉल्ड सोर्स एम्बिग्विटी. सोर्स एम्बिग्विटी ये होती है कि बहुत दफ़ा आपको सक्सेस का सोर्स, वजह जो नज़र आ रहा होता है वो नहीं होता. छोटी सी एग्जांपल देके इसको हम कंक्लूड करते हैं. ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट 1980 की दिहाई के अंदर अमेरिका के अंदर पेप्सी ने किया ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट. ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट क्या था? इस वक्त अगर आप ये पीते हैं कोला ड्रिंक तो आपको पता होगा कि पेप्सी का टेस्ट और कोक का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है. पेप्सी इज थोड़ी सी मीठी है और कोक थोड़ा सा हार्ड और उस तरह सा उसका टेस्ट है, तुर्श है उसका टेस्ट. तो हमेशा से ये राइवलरी चल रही थी. पेप्सी ने एक गैम्बल ये खेला कि उन्होंने पब्लिक के अंदर कैमरे लगा के सादा गिलासों में पेप्सी भी डाली और कोक भी डाली, लोगों के पट्टी बांधी और उसको कहा कि एक सिप लो पेप्सी का, एक कोक का, बगैर बताए, और बताओ इसमें से कोक कौन सी है. तो मेजॉरिटी लोगों ने जिन्होंने कोक पी थी उन्होंने कहा ये पेप्सी है. नहीं इतनी एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है. तो हुआ क्या कि कोक का जो कस्टमर है, अगर यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, तो हमेशा से कोक को पीने वाला जो बंदा वो पेप्सी को पसंद नहीं करता कि ये मीठी है, मुझे थोड़ी सी तुर्श और तेज और हार्ड चीज़ चाहिए. तो अब जब ये कैमरों के अंदर ये बात हाईलाइट हो गई कि जो डाई हार्ड फैन है कोक का, उसको तो पता ही नहीं चल रहा कोक है कि पेप्सी है. तो पूरी दुनिया के अंदर कोक का जो मार्केट शेयर है वो नीचे आना शुरू हो और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया. और पेप्सी ने ये पूरी दुनिया के अंदर इश्तिहार चलाना शुरू कर दिया कि ये देखो, ये कहते हैं कि कोक का जो कस्टमर है वो इसके टेस्ट की वजह से आता है, तो हमने जहाँ भी टेस्ट किया उस कस्टमर को तो पता ही नहीं कि ये कोक है या पेप्सी है. अच्छा, एक ज़िमनी तौर पे यहाँ एक और आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ. कुछ लोगों के जहन में ये सवाल उठना चाहिए था कि पाकिस्तान में तो आप किसी ब्रांड का नाम ही नहीं ले सकते, कंपटीशन के ब्रांड का नाम आप नहीं ले सकते. कभी आपने जैज़ के इश्तिहार में देखा कि यूफोन ऐसे करता है? दुनिया में होता है ये कि आप नाम ले सकते हैं, पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में नहीं होता. तो
उसका नाम लेके उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कोक को बदनाम करना शुरू किया। अब कोक की मैनेजमेंट बैठ गई कि ये क्या हुआ। उन्होंने ये किया कि यार हमारा तो कोर जो कंपिटेंस थी, हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज था वो तो टेस्ट था। तो अगर कस्टमर हमारा टेस्ट ही नहीं आइडेंटिफाई कर रहा तो हमारी सेल डाउन होना शुरू हो गई है। उन्होंने पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के कोक का ओरिजिनल फार्मूला चेंज कर दिया। फार्मूला चेंज किया और कोक लॉन्च कर दी। बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन पूरी दुनिया में चलाई कि हमने कोक का फार्मूला चेंज कर दिया। सोर्स एम्बिगुइटी आपने ढूंढनी है इस पूरी कहानी में। वो पूरी दुनिया में वो कैंपेन चल गई। तो कुछ होते हैं ना जो फैन होते हैं, फैन कोक के जो डाई हार्ड फैंस थे, उन्होंने कोक की फैक्ट्री के बाहर जाके धरना दे दिया कि ये इसकी फॉर्मुलेशन क्यों चेंज की गई है, वापस पुरानी कोक लगाएं। अब कभी नोट कीजिएगा जो शीशे वाली बोतल होती है उसके ऊपर, कुछ बोतलों के ऊपर अब भी लिखा होता है कोक क्लासिक। तो ये 80 की दिहाई में फिर कोक की कंपनी को अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा। पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ कि सेल्स पहले कम हुई थी पेप्सी की कैंपेन की वजह से, फिर जब अपना फार्मूला चेंज किया तो सेल और कम हो गई। तो कोक की मैनेजमेंट को लाखों डॉलर्स का नुकसान करने के बाद दोबारा कोक का ओरिजिनल फार्मूला लॉन्च करना पड़ा और सेल्स वापस चली गई। वो जो डैमेज हुआ था पेप्सी की वजह से वो रीडू हो गया, रीडू नहीं हो गया, अंडू हो गया, खत्म हो गया। सोर्स एम्बिगुइटी कहां पे है इस पूरी कहानी में? वेयर इज द सोर्स एम्बिगुइटी? फार्मूला चेंज करना वाज द सोर्स एम्बिगुइटी। कोक की मैनेजमेंट ये समझती है कि हमारे पास कस्टमर आता है फॉर द टेस्ट। हमें कोक ये समझता है कि मेरा कस्टमर मेरे साथ लॉयल है ड्यू टू टेस्ट। इस पूरी कहानी से ये साबित हुआ कि टेस्ट की वजह से नहीं है, टेस्ट का तो उसको पता ही नहीं चलता, वो आपके ब्रांड की वजह से आपके साथ है। तो सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर कोक वाज द ब्रांड, नॉट द टेस्ट। तो इवेल्युएशन करते हुए जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि सोर्स क्या है, हमारी कामयाबी का या नाकामी का सोर्स क्या था। हम पाकिस्तान में छोटी मोटी सेठ कंपनियां कैसे इवेल्युएट करेंगी जब कोक को नहीं पता चल रहा, जब कोक को नहीं पता चल रहा कि हमारी जो कंपिटेंस है, हमारा जो कंपेटिटिव एडवांटेज है उसकी सोर्स क्या है। दिस इज कॉल्ड सोर्स एम्बिगुइटी। तो जब भी बीइंग अ फॉर्मुलेटर ऑफ अ स्ट्रेटजी आपने इवेल्युएशन करनी है तो मेक श्योर कि स्ट्रेटजी बना के पास डिपेंडेबल नहीं होना और वाइल इवेल्युएटिंग सोर्स एम्बिगुइटी का शिकार नहीं होना, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।